हेलो एवरीवन। हिंदी का जो टॉपिक है हमारा संज्ञा से अव्यय तक का, उस क्लास को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम अपने टॉपिक की कि संज्ञा से, अव्यय से, सर्वनाम से, विशेषण से जो टॉपिक ऑफ क्वेश्चन बनते हैं तो उसको हम थोड़ा सा समझने की यहाँ पर कोशिश जो है वो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं कि संज्ञा क्या होती है, तो संज्ञा का क्या मतलब होता है कि संज्ञा वो शब्द होता है जो कोई भी नाम है, किसी भी नाम को, किसी भी जगह के नाम को हम संज्ञा कह देते हैं। जो भी कोई नाम होगा, है ना, किसी भी वस्तु, किसी भी स्थान या किसी भी भाव को हम क्या कह देते हैं, संज्ञा जो वो कह देते हैं। ये नॉर्मली आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ाई है ना। अब बात ये आ जाती है कि संज्ञा जो है वो कितनी तरह की होती है। तो संज्ञा में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था प्रॉपर नाउन, पढ़ा था हमने इंग्लिश में प्रॉपर नाउन, कि भाई जो किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि राम, जैसे कि गंगा, जैसे कि भारत, है ना, जैसे कि हम कह दें करनाल, कैथल, है ना। तो जैसे जगह के नाम हैं वो आपके क्या होंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। ठीक है, किसी का नाम हो गया राम, श्याम, ठीक है, जो भी है वो आपके क्या हो जाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाते हैं। फिर दूसरा हमारे पास है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक का क्या मतलब है, जो संज्ञा एक प्रकार की वस्तुओं का ही बोध कराती है या एक प्रकार की पूरी कम्युनिटी को जो बिलोंग करती है उसे हम क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं, जिसे हम कॉमन नाउन कहते हैं इंग्लिश में, है ना। कॉमन नाउन का मतलब हो गया जैसे पर्वत, पर्वत के अंदर पूरी एक कम्युनिटी आ गई, पहाड़ है, पहाड़ के अंदर पूरी एक कम्युनिटी आ गई, है ना। तो ऐसे करके वो आपका क्या हो जाता है, जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। इसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा आ जाएगा। द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या है कि किसी भी संज्ञा शब्द से सामग्री या पदार्थ का जब बोध होता है तो उसे हम द्रव्यवाचक या मटेरियल नाउन जो वो कह देते हैं। यानी जिस भी एंटिटी का फिजिकल ऑब्जेक्ट है ना, मतलब जो भी आप फिजिकली देख पा रहे हो, जो आपके आसपास की जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब क्या हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, सोना, चांदी, पेन, पेपर, पेंसिल, आपका मोबाइल फ़ोन, सब कुछ, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। फिर इसी तरह आपका आएगा समूहवाचक संज्ञा, जिसे हम कलेक्टिव नाउन बोल देते हैं। समूहवाचक का मतलब क्या होता है कि जब हमें ग्रुप ऑफ पीपल को किसी एक सिंगल वर्ड से डिनोट करना है, व्यक्तियों के समूह को जब हमें बताना होता है तो उसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे कि टीम, है ना, जैसे कि परिवार, जैसे कि वर्ग, है ना, जैसे कि आयोग, जैसे कि समिति, जैसे कि कमेटी, है ना। तो ये जो वर्ड होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, पांचवा इसमें आपका आएगा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक का क्या मतलब है, किसी भी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी जहाँ पर हम किसी भी इमोशन की बात करेंगे वो आपका भाववाचक संज्ञा है। जैसे कि गुस्सा आना, क्रोध, ठीक है, या मिठास, यौवन, कालीमा, है ना, ये सारे भाव हैं या एक स्थिति है जो मनुष्य के जीवन में आ रही है ना। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह से आपने जो है वो ध्यान में रखने हैं कारक। ठीक है, कारक हमारे 8 तरह के होते हैं, आपने पढ़े भी हैं। मैंने जब आपको समास का टॉपिक करवाया था तो उसमें कारक भी एक्सप्लेन करे थे, है ना। तो कारक में देखो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, 8 तरह के हमारे कारक आते हैं। कर्ता का क्या मतलब है, जो क्रिया को करने वाला है उसे हम कर्ता बोलते हैं, और इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है वो क्या होता है, ने, है ना। फिर इसी तरह कर्म कारक है, जो कार्य किया जा रहा है और इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या होता है, से। तो कर्म कारक सिर्फ काम को बताता है कि क्रिया क्या हो रही है। करण आपका क्रिया का साधन है, जो माध्यम बताता है कि भाई काम किसके द्वारा किया गया, करने का जो माध्यम है वो क्या था। तो के द्वारा जो है वो करण समास का जो है वो करण कारक का क्या हो जाता है, साधन हो जाता है। संप्रदान क्या है, के लिए, जहाँ पर कोई उद्देश्य बताया जा रहा है ना।
अपादान आपका अलगाव होता है, किसी चीज़ का अलग होना, तो और इसमें हमारा जो विभक्ति चिन्ह होता है वो क्या होता है, से होता है। ठीक है। संबंध हमारा क्या है, का के की, है ना, का के की ये होते हैं जहाँ पर हम दो व्यक्ति या दो वस्तुओं का आपस में संबंध स्थापित कर रहे हैं। अधिकरण में क्या आ जाएगा, के, ये आपका में हो जाएगा और एक पर हो जाएगा। में और पर ये दोनों आपके अधिकरण कारक के क्या है, विभक्ति चिन्ह है। किसी क्रिया का आधार बताते हैं कि क्रिया कैसे हुई है। और संबोधन में क्या आ जाता है, जहाँ पर हम किसी को पुकारते हैं, पुकारने का जो कारक है वो क्या है, संबोधन कारक। ठीक है। आई होप कारक के बारे में आपको पता चला होगा कि कारक क्या है। ठीक है। ये 8 के 8 कारक आपको एज इट इज़ पता होनी चाहिए है। फिर इसी तरह से हमारे पास संज्ञा के बाद आपका सर्वनाम का टॉपिक आ जाता है, जिसे हम इंग्लिश में प्रोनाउन जो है वो कह देते हैं। सर्वनाम का मतलब क्या होता है, जो भी शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, यानी संज्ञा की जगह जो भी हम शब्द प्रयोग करेंगे उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। अब इसमें हमारे पास सर्वनाम के 6 जो है वो टोटल भेद आते हैं। कितने भेद होते हैं सर्वनाम के, 6 भेद होते हैं। इसमें देखो क्या क्या आएगा। सबसे पहले हमारे पास आएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक जो पुरुष या स्त्री के नाम के बदले यूज होते हैं, यानी जो हम अपने लिए जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो मैं अपने लिए क्या शब्द यूज़ कर रहा हूँ, जब मैं दूसरे के लिए कोई शब्द यूज़ करूँगा तब क्या शब्द यूज़ करेंगे, है ना, उन्हें हम पुरुषवाचक बोलते हैं। जैसे इंग्लिश में हमारे पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वैसे ही हिंदी के अंदर भी पुरुष होते हैं, जिसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष आते हैं। फर्स्ट पर्सन को आप उत्तम पुरुष कहेंगे, सेकंड पर्सन को मध्यम पुरुष कहेंगे और जो थर्ड पर्सन है उसे हम अन्य पुरुष कहते हैं। ठीक है। उत्तम पुरुष यानी मैं जो बोल रहा हूँ, तो मैं क्या हूँ, वक्ता। जो बोल रहा होता है वो क्या होता है, वक्ता होता है। ठीक है, क्या होता है, वक्ता। और मध्यम पुरुष क्या होता है, श्रोता, जो सुन रहा है। आप मेरी बात को सुन रहे हैं तो आप मेरे श्रोता हैं। ठीक है। और अन्य पुरुष जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है, जिसके बारे में डिस्कशन हो रहा है, वो क्या है, अन्य पुरुष है। अब देखो उत्तम पुरुष में क्या क्या आ जाएगा, मी, मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको। ठीक है। मध्यम पुरुष में क्या आ जाएगा, तू, तुम, तुमने, तुझे, तूने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, आपको, है ना, ये आपने, ये सब क्या आ जाएंगे, मध्यम पुरुष में आ जाएंगे। और अन्य पुरुष क्या है, वह, यह, वे, ये, इन, उन, उनको, उनसे, इन्हें, इससे, उसको, है ना, ये जो शब्द हैं वो किसके पार्ट है भाई, अन्य पुरुष के हैं। ठीक है। दूसरा हमारे पास है निश्चयवाचक सर्वनाम। जब हमें किसी भी वस्तु के बारे में निश्चित रूप से पता है कि उसकी लोकेशन कहाँ पर है, ठीक है, यानी वो है कहाँ पर, उसका हमें पता होता है निश्चित रूप से, तब हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। इसमें हमारे 4 आते हैं, यह, वह और ये, वे। ठीक है। कौन कौन आता है, यह, वह, ये, वे। जैसे यह मेरी पुस्तक है, वह उनकी मेज़ है, ये मेरे हथियार हैं और वे तुम्हारे आदमी हैं, इस तरह से। तो ये क्या है, आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है। फिर इसी तरह से तीसरा हमारा आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी इसका बिल्कुल अपोजिट। निश्चयवाचक में हमें पता होता है निश्चित रूप से, लेकिन अनिश्चयवाचक में हमें निश्चित रूप से पता नहीं होता। तो यहाँ निश्चित वस्तु का बोध नहीं होगा, तो इसमें कुछ ऐसे शब्द आएंगे जिनमें हम डाउट दिखाते हैं, जैसे कोई, जैसे कुछ, है ना, इस तरह से ऐसे जो शब्द होते हैं वो इसमें आते हैं। कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, सब कुछ, हर कोई, कुछ भी, कुछ कुछ, है ना, ये जो शब्द हैं वो आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। फिर आपका संबंधवाचक सर्वनाम होता है, जिसमें एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम के साथ अपना एक संबंध स्थापित करता है वाक्य के अंदर, और उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कह देते हैं। इसमें आपका जो, सो ये शब्द आएंगे, जो आ जाएगा और शो आ जाएगा। ठीक है। फिर एक आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है, जिसमें क्या है, प्रश्न को पूछने के लिए जो भी शब्द हम प्रयोग करते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। प्रश्न पूछने के लिए जो भी शब्द यूज़ करेंगे उन्हें क्या बोलते हैं,
प्रश्नवाचक सर्वनाम, जैसे क्या, कौन, कहाँ, कैसे, क्यों, है ना, ये जो शब्द हैं वो क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। फिर इसी तरह आपके पास निजवाचक सर्वनाम आता है, और निजवाचक का मतलब होता है जो काम मैं खुद के लिए प्रयोग करता हूँ, मैं अपने लिए जो भी शब्द प्रयोग करूँगा वो निजवाचक है, जैसे कि स्वयं, आप, अपने आप, है ना, खुद, इस तरह के जो शब्द हैं वो क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। निजी, यानी निजी बातों के लिए, निजी जो बिल्कुल पर्सनल होकर के हम जो शब्द यूज़ कर रहे हैं वो आपके निजवाचक हैं। आप हो गया, आपने हो गया, ठीक है, स्वयं हो गया, खुद हो गया, ये जो शब्द हैं वो क्या है, हमारे निजवाचक सर्वनाम है। ठीक, क्लियर है। चलो, यहाँ पर इनके देखो ये पूरा का पूरा सर्वनाम एक टेबल में है। पुरुषवाचक उत्तम, मध्यम, अन्य, फिर निश्चयवाचक निकटवर्ती, दूरवर्ती, अनिश्चयवाचक प्राणीबोधक, वस्तुबोधक, संबंधवाचक जो और सो, प्रश्नवाचक प्राणीबोधक, वस्तुबोधक, निजवाचक, ठीक है, आप, अपने, अपने आप, स्वयं, खुद, है ना, इस तरह। तो ये याद रखिएगा। फिर इसके बाद सर्वनाम के बाद हमारा विशेषण का टॉपिक आ जाएगा कि विशेषण क्या होता है। देखो, विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता को प्रकट किया जाता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। जो शब्द विशेषता बताए उन्हें विशेषण कहा जाता है। विशेषण के हमारे पास 4 तरह के भेद आते हैं, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे अर्थ की दृष्टि से, तो उसमें गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण ये आ जाता है। और रचना की दृष्टि से मूल और यौगिक ये आ जाते हैं। रूप की दृष्टि से अविकारी और विकारी ये आ जाते हैं, ठीक है। देखो, सार्वनामिक भी जो विशेषण है इसकी बात करें तो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है, जो विशेषण के रूप में ही प्रयोग होते हैं। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर बाकी सभी सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर सार्वनामिक विशेषण बनाते हैं, ठीक है। मतलब अगर पुरुषवाचक और निजवाचक के शब्दों को छोड़ दें तो बाकी सारे ही शब्द क्या बन जाएंगे, सार्वनामिक विशेषण बन जाएंगे, ठीक है। क्लियर है। फिर आपका आएगा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण संज्ञा सर्वनाम के गुण, धर्म या स्वभाव का बोध कराता है, ठीक है। किसी स्वभाव गुण के बारे में बताएगा, वो आपका गुणवाचक विशेषण है। इसमें कालबोधक, स्थानबोधक, रंगबोधक, दशाबोधक, गुणबोधक और आकारबोधक आ जाते हैं। कालबोधक यानी जिसमें समय के बारे में पता चलता है कि वो ऑब्जेक्ट कितनी नई है, कितनी पुरानी है। स्थानबोधक यानी उसका स्थान कहाँ पर है ना। रंग उसका कलर, दशा यानी उसका साइज एंड शेप, गुण उसके अंदर क्वालिटी, और आकार यानी शेप, है ना, इस तरह से। फिर आपका थर्ड आएगा संख्यावाचक विशेषण, जो किसी संख्या को बताता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के नंबर को जो बताएगा वो आपका संख्यावाचक है। इसमें निश्चित और अनिश्चित दो तरह से हम इसको डिवाइड करते हैं कि या तो ये निश्चित हो सकता है या फिर अनिश्चित हो सकता है। निश्चित में हमें संख्या का निश्चित रूप से पता होगा और अनिश्चित में निश्चित रूप से पता नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा हमारे पास परिमाण बोधक विशेषण है, जहाँ पर संज्ञा सर्वनाम के क्वांटिटी का पता लगता है। यानी जैसे दूध है तो दूध की कितनी क्वांटिटी, चीनी है तो उसकी कितनी क्वांटिटी, है ना। तो ये हमारे परिमाण बोधक होंगे, और इसमें भी दो ही आएंगे, एक निश्चित होगा और एक अनिश्चित होगा। निश्चित में हम कहेंगे कि भाई जहाँ पे हमें एग्जैक्ट नंबर में पता है वैल्यू, और अनिश्चित में जहाँ एग्जैक्ट में नंबर पता नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा परिमाण बोधक विशेषण हो जाता है, ठीक है। फिर इसी तरह अगर हम बात करते हैं, एक आपका पर विशेषण आएगा। विशेषण के विशेषण की भी विशेषता प्रकट करता है। मतलब एक संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को तो विशेषण बताएगा, और विशेषण की भी विशेषता को जो बता रहा है उसे पर विशेषण बोल देते हैं। कि जैसे वह बहुत तेज दौड़ता है, तो ये जो बहुत शब्द है ये इसका पर विशेषण है, ठीक है। तेज इसमें क्या है, विशेषण है, ठीक है। क्लियर।
तो ये हम लोगों ने विशेषण तक का कंप्लीट जो है वो कवरेज किया है इस वीडियो में। बाकी का मैं आपको इवनिंग वाली क्लास में कवर करवा दूंगा। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच।